नमस्कार दोस्तों, कर्णिका M2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में काफ़ी अच्छे से एक एक पहलुओं पे और उसके वर्गीकरण पे डिस्कस किया। आज इसी क्रम में वर्णमाला के जो अन्य व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, और कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो वर्णमाला में नहीं हैं लेकिन उनकी जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, उन पे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो आता है शब्द, मैं आप इन सब से परिचित होंगे लेकिन इनको हम अलग अलग से एक बार देख लेते हैं। अनुनासिक वर्ण, पहला हम देखते हैं अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण वो वर्ण होते हैं दोस्त कि वे वर्ण जब नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। जब नाक से वायु थोड़ी मात्रा में तथा मुख से वायु ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो ऐसे वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाक से कम वायु तथा मुंह से अधिक वायु निकलती है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से वर्ण अनुनासिक हैं? तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक होगा। अनुनासिक होता प्रत्येक वर्ण का। तो जैसे का वर्ग है, उसका अंतिम वर्ण कौन सा है? अंगा है। फिर चा वर्ग का इया है। टा वर्ग का अणा है। ता वर्ग का ना है। और पा वर्ग का मा है। तो ये 5 जो वर्ण हैं ये कौन क्या कहलाएंगे? अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। एग्जाम में ऐसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अनुनासिक नहीं है? तो आप जानते हैं कि अनुनासिक वर्ण कौन होंगे? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो होगा वह अनुनासिक होता है। और अनुनासिक वर्ण की परिभाषा क्या है? जब कोई वर्ण हम उच्चारण कर रहे हैं, नाक से कम तथा मुंह से अधिक वायु निकल रही है, तो वह वर्ण अनुनासिक होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था वो भी हमने बता दिया, और ये परिभाषा है और ये आपको समझना है। और दूसरा क्या होगा? मिटा दें इसको। दूसरा वर्ण होता है अनुस्वार। क्या होगा? अनुस्वार। क्या होगा? अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण कौन सा है? अनुस्वार वर्ण में प्रायः क्या होता है? जब हम नाक से अधिक वायु तथा मुंह से कम वायु निकलती है तो वह वर्ण अनुस्वार होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नाक से अधिक वायु तथा
मुंह से कम वायु निकलती है तो वह अनुस्वार कहलाता है। और ये लिखा कैसे जाता है, ये अंक, अंक को हम अनुस्वार कहते हैं। अब आता है कि जैसे किसी भी शब्द में अनुस्वार जब लगता है तो जैसे है, क्या लिखते हैं, कंठ, अंगूर ना, अंगूर हो गया, कंठ हो गया, अंगद। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बिंदी है, अंक की बिंदी है, यह अनुस्वार कहलाती है। प्रायः देखा गया है कि जब मानक हिंदी का जो है की बात हुई तो वहाँ पे जो अनुस्वार थे, हमने बताया जो अनुस्वार हैं वह अनुनासिक का जो है स्थान ले लेते हैं, जिससे भाषा में एक रूपता आ जाती है। तो अनुस्वार को कई जगह पे अनुनासिक के रूप, अनुनासिक की जगह पे यूज किया जा सकता है। जैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं कंठ, कंठ ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम कंठ को ऐसे भी लिख दिए। यहाँ पे ये अनुनासिक था, ये अनुस्वार में बदल गया यहाँ। और क्या हमने देखा, दम्भ, दम्भ, ये माँ है, भाषा की एक रूपता के लिए हमने दम्भ ऐसे भी लिख दिया। तो क्या हुआ, संधि, संधि देखिए, संधि ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमने भाषा की एक रूपता के लिए संधि ऐसे भी लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन अनुनासिकों के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग कर लिया। तो अनुस्वार क्या होगा, वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय नाक से अधिक मात्रा में वायु तथा मुंह से कम मात्रा में वायु निकलती है, अनुस्वार कहलाता है। यह प्रायः अनुनासिक का स्थान ले लिया रहता है। ठीक है, ये अब अगला आता है विसर्ग वर्ण, हटा दे रहे हैं इसको। विसर्ग वर्ण, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग हमने कहा अंक और आहा, आहा को हम विसर्ग कहते हैं, आहा को हम विसर्ग कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनको हम, ऐसे वर्ण जो हम अनुस्वार के तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पे हा का उच्चारण साथ में आता है तो वह अनुस्वार हो जाता है। तो क्या कहते हैं, हा के साथ उच्चरित वर्ण विसर्ग होता। ठीक, दूसरा क्या है, अनुस्वार की तरीके से यह भी प्रयोग होता है। प्रायः यह जो है संस्कृत में, संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें ज्यादा मिलता है। जैसे दुख, तो हमने दुख कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर क्या लिखते हैं, मन कामना, मनः कामना, अतः, अतः। तो ये जो दो बिंद है, यही हमारा विसर्ग कहलाता है, अंग। ठीक है, तो अंग क्या हो जाएगा, अंग विसर्ग हो जाएगा। हा जब इसका उच्चारण करेंगे तो हा के साथ उच्चारित होता है। संस्कृत के शब्दों में प्रायः इसका देखने को हमको मिलता है। दुख, मना कामना, अतः, प्रातः। ठीक है, तो यहाँ पे यह विसर्ग के रूप में लगा हुआ है। अब यार एक चीज, यहाँ पे एक चीज और जोड़ दीजिए, अयोग वाह वर्ण। तो अयोग वाह कौन सा होगा, अयोग वाह वर्ण कह देते हैं, या अयोग वाह व्यंजन। अयोग वाह व्यंजन कौन सा कहेंगे,
अयोगवाह का मतलब होता है जो साथ में न रहते हुए भी साथ हो। अयोगवाह का क्या मतलब है? जो साथ में न रहते हुए भी साथ हो। जो साथ में रहते हुए भी, जो साथ में ना रहते हुए भी साथ हो, वह क्या कहलाएगा? अयोगवाह। अयोगवाह में क्या क्या? अनुस्वार, अनुस्वार तथा विसर्ग का, अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। वाह वर्ण या व्यंजन कहते। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे अयोगवाह हम क्या लिखेंगे? अंग और आह। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह वर्ण नहीं है, और ये दोनों अयोगवाह हैं, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो अयोगवाह वर्ण नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो आ से लेकर अंग आह तक लेते हैं, लेकिन अंग आह को हम स्वर में ना गिनती करते हैं और ना ही व्यंजन में गिनती करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे ये स्वर के साथ चला जाता है और कहीं कहीं पे व्यंजन के साथ इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो ये कहा जाता है ना उनके साथ है ना इनके साथ है, लेकिन दोनों के साथ नहीं है परंतु दोनों के साथ है, इसलिए इसे कहा गया अयोगवाह। अयोगवाह मतलब जो साथ में ना रहते हुए भी साथ में है, तो वह वर्ण जो है वह व्यंजन क्या कहलाएगा? अयोगवाह व्यंजन कहलाएगा। इसमें दो व्यंजन है, अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब अगला चिन्ह यूज होता है चंद्रबिंदी। हम अधिकतर देखते हैं कि वर्ण हिंदी में चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदु कैसे लगाते हैं? ये ऐसे लगाते हैं। चंद्रबिंदी चंद्रबिंदु संस्कृत में नहीं है, तो चंद्रबिंदु सीधे सीधे हिंदी का जो है एक है। और इसमें क्या होता है वर्ण? इसमें क्या होता है कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो वायु नाक और मुंह से दोनों के साथ निकलती है, तो इसको अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक। और इसका यूज कहाँ है? जैसे देखिए गांव, पांव, मुंह ना, गांव, पांव, मुंह। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो नाक और मुंह दोनों से लगातार साथ से जा रही हैं, तो यह जो है चंद्रबिंदी के उच्चारण का तरीका है और इस तरीके से लिखा जाता है। एक चीज और नोट करने वाली बात है, जहां चंद्रबिंदी होगा, जहां ऐसे लिखिए, जिस शब्द के साथ चंद्रबिंदी लगा होगा, जिस शब्द के साथ चंद्रबिंदी लगा होगा, वह शब्द तत्भव, वह शब्द हमेशा तत्भव शब्द कहलाएगा। ठीक है। वह शब्द हमेशा तत्भव कहलाएगा, वह या कहलाता है। तो जहां पे चंद्रबिंदी लगी हो और वहां पे यदि पूछ ले कि यह तत्सम है या तत्भव है, तो चंद्रबिंदी लगी है तो वो उसका मतलब है कि वह संस्कृत का शब्द नहीं है, वह पूर्णतः हिंदी का शब्द है। और तत्सम नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। साथ में जब अनुस्वार लगा होता है तो वह
तत्सम का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे कि अंगुष्ठ, अंगुष्ठ ये है तत्सम, ये है तत्सम। और ये जब अंगूठा लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, तत्भव ना। अंगुष्ठ लिखेंगे तो तत्सम है, और अंगूठा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा तत्भव वर्ड हो जाएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं हलंत। हमने पिछली क्लास में हलंत के बारे में बताया कि जब हम किसी व्यंजन से में को लिखते समय उसमें से आ निकाल देते हैं तो वह जो है हलंत वर्ण हो जाता है। ठीक, इसको हम जो है यह कह सकते हैं आरहित व्यंजन। तो हलंत कैसे लिखा जाएगा, हलंत, और इसका चिन्ह क्या है, ऐसे। अब जैसे हमने लिखा का में से यदि हमने आ निकाल दिया तो का को ऐसे लिखते हैं। तो आ रहित अगर हमको का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आ रहित का लिखना है तो हम ऐसे का लिखेंगे। या कोई व्यंजन होगा जब उसमें से आ निकाल दिया जाएगा तो वो नीचे हलंत उसके लग जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज क्या है, जैसे दो शब्द हैं, दो वर्ण हैं, साथ में जुड़ रहे हैं लेकिन उनके जुड़ने में दिक्कत हो रही है, तो उस शब्द को नीचे जो जुड़ने में दिक्कत हो रही है वहां पे हलंत लगा देते हैं। जैसे क्या है, पद्मा, पद्मा, तो यहाँ पे हलंत लगा दिए। ठीक है, बुद्ध। दूसरा क्या है, पट्ठा, तो पट्ठा लिखते हैं, पट्ठा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हलंत लगा देते हैं। जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो उस जो वर्ण है उसके नीचे हलंत लगा देंगे, बाकी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आरहित हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है रिफ। रिफ चिन्ह कैसे होता है, जब हम किसी वर्ण के ऊपर रा लिखते हैं, रा का चिन्ह बनाना होता है तो तो ये जो चिन्ह है रिफ कहलाती है। यानी कि किसी भी व्यंजन पर रा का चिन्ह लगाना है तो उस पे हम जो है रिफ का यूज, रा का चिन्ह लगाना है तो हम रिफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे गर्म ना, गर्म हो गया, धर्म हो गया, कर्म हो गया, वर्ण हो गया, तो यहाँ पे क्या है, रा का लगाना है चिन्ह तो ऊपर रिफ का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो ये रिफ यूज हुआ है तो इसका उच्चारण तो रा के रूप में होगा और वर्ण के ऊपर हम इसे लगा देते हैं। अगला आता है चंद्र। एक तो हुआ चंद्र बिंदु, दूसरा हुआ चंद्र। चंद्र का इस्तेमाल हम अधिकतर विदेशी शब्दों को लिए करते हैं। चंद्र, इसका इस्तेमाल हम अधिकतर, ये चिन्ह इसमें है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी, सिर्फ चंद्र। चंद्र बिंदु कहेंगे तो चंद्र और बिंदु दोनों लगा देंगे, वो अनुनासिक की तरीके से यूज होगा। ये भी अनुनासिक ही की तरीके से यूज होता है, या ऐसे कहिए जब उच्चारण होता है तो आव का आवाज आता है। ठीक है, तो इसके उच्चारण के जो है ना, इसका उच्चारण होता है आओ के समान उच्चारण, एक तो होता है। दूसरा क्या है, विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग होता है अधिकतर। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम ऐसे लिखते हैं
और यहाँ पे ना, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर। तो जब डॉक्टर कहेंगे अ के समान उच्चारण होता है डॉक्टर में, तो वहां पे ये लिख देंगे ऑफिस, ऑफिस। ठीक। नॉलेज, अधिकतर देखते हैं अंग्रेजी के शब्दों के साथ इसका प्रायः प्रयोग होता है और ये चंद्र वहां पे लग जाता है। तो डॉक्टर, ऑफिस, नॉलेज यहां यूज करने के लिए हम चंद्र का प्रयोग कर लेते हैं। अगला जो व्यंजन है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हमने बहुत बार पढ़ा है, फिर से पढ़ते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा हो गया, ड और ढा के नीचे व्यंजन होगा, ये हमारा उच्छिप्त व्यंजन होगा। ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है, जैसे सड़क, सड़क, पढ़ना ना। तो यहाँ पे उच्चारण हो रहा है, थोड़ा सा नाक के साथ वायु प्रक्षेपित होती है और मूर्धा पे उल्टा हुआ लड़ता है जीवा, जिसके कारण से अलग तरीके से उच्चारण हो जाता है। तो इस तरीके के व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, डा और ढा हमारे उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है। मानक हिंदी में इसका यूज हम लोग नहीं रखते हैं वर्णमाला में। अगला है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन में कौन कौन से हैं, ज और फा। जब शुरू में अरबी लिपि का प्रयोग थोड़ा सा हो जाता था, तो जैसे जो हिंदी के वर्ण हैं उसमें आगे की तरफ बिंदु लगा देने पर जो शब्द निकलते थे, वर्ण निकलते थे, उनका हम प्रयोग करते थे। प्रायः अब इसका प्रचलन नहीं है, इसको अब हटा दिया गया है। लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है कि अरबी फारसी ध्वनियों को अपनने के लिए व्यंजनों के नीचे बिंदी लगा दिया जाता है, हाँ, तो वो जो है आगत व्यंजन हो जाता है। तो क्या करेंगे, अरबी फारसी शब्दों के लिए पहले प्रयोग होता था, जैसे कफन, तो क्या करते थे, यहां बिंदी लगा दिए। जफर, जफर, ये यहाँ पे बिंदी हम लगा देते थे। मानक हिंदी वर्णमाला में इसको नहीं लिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इस तरीके से अगर हम जितने अरबी फारसी जो है ध्वनियों को लेना चाहेंगे, सबके नीचे का के नीचे फिर बिंदी लगाएंगे, जा के नीचे लगाएंगे, फा के नीचे लगाएंगे, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो वहाँ पे ये बात खत्म हो गई। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्नलिखित में से आगत व्यंजन कौन है, बहुतायत मात्रा में जा और फा का यूज होता है, इसलिए इसको हम आगत व्यंजन के रूप में याद रखते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आगत व्यंजन है या नहीं है, या आगत व्यंजन को पहचानिए, तो ये आप पहचानेंगे। ठीक। अगला व्यंजन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, हमने पढ़ाया है पिछले बार भी, जब शुरू में वर्णमाला पढ़े थे कि छ जो बनता है क्या, का और शा से, उसके बाद त्रा और रा से, ज्ञा, जा और न्या से, और शा, शा और रा से। ये हमारे चार जो है संयुक्त व्यंजन हैं।
तो इसकी परिभाषा क्या है, जब दो व्यंजन एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, पहला जो व्यंजन होगा स्वर रहित होगा, दूसरा व्यंजन होगा जो स्वर सहित होगा, आपस में मिलता है तो एक नए वर्ण का निर्माण करता है। इस वर्ण को या इस व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन की संज्ञा देते हैं। तो इसमें हम आगे क्या लिखेंगे कि दो व्यंजन का मेल होता है। किसका मेल होगा? दो व्यंजन का मेल होगा। दूसरा क्या होगा? पहला व्यंजन जो होगा स्वर रहित होगा, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा, ठीक। पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित है, दोनों को मेल करते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? नए वर्ण का निर्माण करते हैं, नए वर्ण का निर्माण करते हैं। तो जैसा है कि दो व्यंजनों को का मेल, यानी जब हम दो व्यंजनों को साथ मिलाते हैं, पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, उनके मेल से एक नए वर्ण का निर्माण होता है। वह जो है व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनमें संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या है? छ, त्र, ज्ञ, स, 4 है। हिंदी वर्णमाला में इनका यूज है और इनको स्थान भी दिया गया है। मूल हिंदी वर्णमाला में इन चारों को स्थान दिया गया है, परंतु जब हम मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं तो चूंकि इस संयुक्त व्यंजन का प्रचलन कम है, तो इसके कारण से मानक हिंदी में इसको स्थान नहीं दिया गया है। तो ये हमारे 4 क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। और अगला है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है? जब दो व्यंजन एक साथ मेल खाते हैं समान तरीके के। द्वित व्यंजन में क्या कहेंगे कि जब एक व्यंजन को द्वित व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो वह द्वित व्यंजन कहलाता है। यानी कि क्या होगा कि दो समान व्यंजन के संयोग से निर्मित व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाता है। दो समान व्यंजन के सहयोग से निर्मित व्यंजन क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन कहलाता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि एक पहला जो है स्वर सहित होगा, दूसरा स्वर रहित होगा। पहला स्वर सहित, दूसरा स्वर नहीं, पहला स्वर रहित, पहला स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित होगा, ठीक है। तीसरा क्या है? नए वर्ण का निर्माण नहीं करते हैं, तो पहला चीज, जब दो वर्ण एक ही तरीके का, जैसे का और का को दोनों को साथ में जोड़ना है, तो एक का आधा और दूसरा पूरा का, मतलब स्वर रहित का और स्वर सहित का को जब मेल होता है तो इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है ना। तो यह ऐसे कर दीजिए,
यह व्यंजन क्या कहलाएगा? द्वित व्यंजन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम, जैसे का और इस का मेल हुआ और हम जैसे बोल देते हैं कक्का, चा और ये चा जोड़ दिए तो अब क्या कहेंगे? चच्चा। ठीक है। और हम कहें जैसे माँ और माँ, माँ और ये माँ, तो क्या कह देते हैं? चम्मच। ठीक। माँ और माँ, मम्मा, पप्पा। तो जो समान वर्ण है एक साथ जुड़ते हैं तो नए तरीके का जो है व्यंजन का निर्माण करते हैं, तो वह जो है द्वित व्यंजन कहलाता है। वर्णमाला से इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपके जो है प्रयोग में होता है हर जगह, तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। अगला है संयुक्त अक्षर। व्यंजन उसे ना कह के, जैसे द्वित व्यंजन है, द्वित व्यंजन कह लेते हैं, द्वित अक्षर, तो ऐसे ही एक आता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होगा? संयुक्त अक्षर, अरे साथ में लिखते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होगा? जब दो असमान वर्ण एक साथ जुड़ते हैं और एक जो है स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है, परंतु नए वर्ण का निर्माण नहीं करते हैं, तो वह संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया? मतलब इसमें लिखेंगे दो वर्ण या दो व्यंजन का मेल होगा। दूसरा क्या होगा? पहला स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित। यहां पे असमान लिख लीजिए, दो असमान। दो असमान व्यंजन का मेल होगा। पहला स्वर रहित होगा, दूसरा स्वर सहित होगा। तीसरी बात क्या है यहाँ पे? नए वर्ण का निर्माण नहीं होता। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा संयुक्त अक्षर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, का और ता का मेल हुआ, तो ये क्या नया अक्षर ना बन के ऐसे बन गया। ठीक। एग्जाम्पल में संयुक्त ना, तो दो असमान वर्ण हैं व्यंजन के, दोनों का मेल हुआ, एक स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है, और मिला ऐसे लिख उठा, नया व्यंजन का निर्माण नहीं हुआ, तो संयुक्त अक्षर हो जाएगा। यदि नए वर्ण का निर्माण हो जाता, जैसे छ, त्रंग्या, तो वो जो है संयुक्त व्यंजन हो जाता है और ये संयुक्त अक्षर कहलाता है। ये थोड़ा सा आप डिफरेंस समझते रहिएगा। दूसरा क्या है? शा। हमने एग्जाम्पल जोड़ा, शा के हम साथ था जोड़ देते हैं, अस्थ लिख देते हैं, स्थान ना। दूर, शुद्ध, शुद्ध में क्या करते हैं? दू और धा, श्वा, श प्लस वा, श्वा, गत। इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के
व्यंजनों को समझ सकते हैं कि कौन सा व्यंजन संयुक्त है, कौन सा संयुक्त अक्षर है, कौन सा द्वित व्यंजन है। और उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं, आगत व्यंजन कौन से हैं, अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है, अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, इस रिफ का यूज कहाँ होता है, हलंत का क्या यूज है, ये हम संपूर्ण हिंदी के ये इन वर्णों के बारे में अच्छे से समझ गए हैं और इनका हम अब अपने डेली यूज में भी करते रहेंगे। ठीक है। इसी के साथ एक छोटी सी चीज और मैं जोड़ देता हूं, छोटा सा बात है कि हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं, हिंदी वर्णमाला की मात्रा। तो वर्णमाला में कितनी मात्रा होती है, तो मात्रा पहले समझते हैं क्या है कि व्यंजनों के ऊपर जैसे व्यंजन का हम उच्चारण कर रहे हैं तो उनके साथ जो स्वर मूलक शब्द वर्ण जुड़ जाते हैं वह ही हमारा मात्रा कहलाता है। जैसे लिखते हैं व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग होता है मात्रा कहलाती है। तो ये कौन कौन से हैं, कुल स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, 11। तो छोटा आ का कोई चिन्ह नहीं होता है, वो कॉमन रहता है, वो सब में जुड़ा ही रहता है। तो उसके अलावा जितने चिन्ह हैं उनके जितने स्वर हैं उनका एक स्वरूप है, चिन्ह है। जैसे बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई का चिन्ह, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। ठीक। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल कितनी मात्रा हो गई, 10। अब हम इसको करते क्या है, जैसे क्या है, बड़ा की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो ये जो स्वर वर्ण हैं उनके जो चिन्ह हैं, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इन्हीं चिन्हों को व्यंजन के साथ लगा देते हैं। तो इन्हीं स्वर के चिन्हों को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जब हम छंद में प्रयोग करते हैं तो वहाँ जब छोटी मात्रा लगती है तो उसे हर्ष लघु कहा जाता है, और जो बड़ी मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। या ऐसे क्या कहेंगे, हर्ष छोटा या बड़ा, तो छोटे को हर्ष, बड़े को दीर्घ मात्रा कहा गया। लेकिन जब छंद में यही प्रकार यूज होता है मात्रा का, तो छोटी मात्रा को हम लघु कहते हैं और बड़ी मात्रा को हम क्या कहते हैं, गुरु के रूप में बोलते हैं जब मात्रा का वहां कैलकुलेशन करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार हम हिंदी वर्णमाला का क्या स्वरूप है, स्वर कौन से हैं, कौन से व्यंजन हैं, कितनी मात्राएं हैं, उसको हमने पढ़ा। अलग अलग स्वर का वर्गीकरण कैसे हुआ, व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे हुआ, और उनका जो है क्या क्या नाम दिया, वो सारी चीज़ों को हमने विस्तृत रूप में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको काफ़ी, आपके अध्ययन में काफ़ी सहायता प्रदान की होगी। धन्यवाद।